गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाया था साइनोबैक्टीरिया। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ये देखिएगा माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा को प्लांट बॉडी का जोकर कहा जाता है। प्लांट बॉडी का क्या कहा जाता है? ये आपका जोकर के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा आपसे प्लांट बॉडी का जोकर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का क्या कहा जाता है? जोकर कहा जाता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि ये जो माइकोप्लाज्मा की जो खोज किया था वो नोकार्ड, किसने किया था भाई? आपका नोकार्ड और रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? नोकार्ड एंड रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने माइकोप्लाज्मा की खोज किया था। क्लियर है? लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था? प्लूरोनिमोनिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं भाई? प्लूरोनिमोनिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? प्लूरोनिमोनिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पशुओं में क्या करता है? लार में पाया गया और वहीं से तरल पदार्थ के रूप में क्या किया? इसको अलग किया गया। किसने अलग किया था? नोकार्ड और रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने इसको अलग किया था। ठीक है, लेकिन पोस्चर नामक वैज्ञानिक ने, किसने भाई? आपका पोस्चर नामक वैज्ञानिक ने ये क्या पैदा किया था? बताया था आपको, प्लूरोनिमोनिया के नाम से जाना जाता है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा को एमएलबी के नाम से जाना जाता है, मतलब माइक्रो लाइफ बॉडी के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। अगर दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछा तो कौन सा होगा? आपका माइकोप्लाज्मा होगा। फिर इसके साथ साथ इसको क्या कहते हैं? इसकी जो संरचना होता है वो अंडे के भूंजी के समान संरचना होता है। अंडे के भूंजी के समान संरचना, ये नीट में पूछ चुका है कि ऐसा कौन सा सेल है जिसकी संरचना अंडे के भूंजी के समान दिखाई देता है। तो अंडे के भूंजी के समान कौन सा सेल दिखाई देता है? तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा होगा, जो अंडे के भूंजी के समान जिसकी संरचना क्या होता है? आपका दिखाई देता है। क्लियर है? फिर इसको क्या कहते हैं? मैं पहले बता दिया था, इसको प्लांट बॉडी का क्या कहते हैं भाई? अपन जोकर के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा क्या होता है? ये सेप्रो मतलब क्या होता है? पैरासाइट होगा और सेप्रोफिटिक होता है। मतलब ये हमेशा क्या होगा? आपका पैरासाइट होगा और ये क्या होता है भाई? आपका सेप्रोफिटिक होगा। दोनों प्रकार के ये क्या होता है? आपका जीव होता है। क्लियर है? पैरासाइट मतलब परजीवी होगा और दूसरा क्या होता है? ये मृतोपजीवी का होता है। जबकि इसमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है और इसी सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण माइकोप्लाज्मा का साइज और शेप नहीं होता। जब साइज और शेप नहीं होता, इस कारण इसको क्या कहते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। बट इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होगा, कौन सी मेम्ब्रेन होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, वो त्रिस्तरीय झिल्ली होता है। कितना स्तरीय झिल्ली होगा? त्रिस्तरीय झिल्ली मतलब 3 लेयर मेम्ब्रेन पाया जाता है। कितना मेम्ब्रेन पाया जाता है भाई? 3 लेयर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो जनरली लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है भाई? लाइपोप्रोटीन का बना होता है। अगर कोई से पूछा कि ऐसा कौन सा सेल है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा, तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कैसा होगा? पैरासाइट होगा और सेप्रोफिटिक होगा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होगा? एब्सेंट होगा। जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन कितना लेयर पाई जाती है? तो त्रिस्तरीय झिल्ली पाई जाती है। 3 लेयर मेम्ब्रेन पाया जाता है और इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है? पूछा वो लाइपोप्रोटीन्स का क्या होता है? आपका ये बना होता है। क्लियर है? जबकि इसमें 2 प्रकार के क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कितना प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मिलेगा भाई? 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। मतलब इसमें डीएनए मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा? इसमें आरएनए मिलेगा। तो जो न्यूक्लिक एसिड वो 2 प्रकार के हुआ, उसमें से जो डीएनए होता है वो 4% होगा, जबकि आरएनए होता है ये कितना प्रतिशत होता है? 8%। ये क्वेश्चन को भी पूछ चुका है नीट में कि ऐसा कौन सा सेल है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ 4% और 8% मिलेगा। तो डीएनए हमेशा कितना प्रतिशत मिलेगा? 4% और आरएनए कितना परसेंट मिलेगा? 8% प्राप्त होता है। ये पेनिसिलिन के प्रति क्या होता है? ये हाई रेसिस्टेंट पैदा करता है। क्या करता है भाई? आपका अत्यधिक पेनिसिलिन के प्रति क्या होता है? आपका ये
पेनिसिलिन के प्रति हाई रेसिडेंसी पैदा करता है। हाई मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रतिरोधी उत्पन्न करता है। ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होता है। किसके प्रति, टेट्रासाइक्लिन के प्रति अधिक मात्रा में क्या होता है, ये संवेदनशील होता है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो सॉल्युबल कंडीशन होता है। जो प्रोटीन होगा वो कौन से कंडीशन पे होता है, सॉल्युबल कंडीशन होता है। घुलनशील के रूप में इसमें क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है, जो उपापचय उत्पाद पदार्थ में क्या होता है, उपस्थित होता है। फिर इसका जो क्या होता है, इसको मैं पहले बता दिया था, ये अंडे के भुंजी के समान या कॉलोनी के रूप में क्या होता है, इसमें दिखाई देता है। इसका साइज और शेप होता है वो 330 एंगस्ट्रॉन से मतलब 550 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। क्लियर है, ये कोशिकीय जीव कहा जाता है, सबसे छोटी कोशिकीय जीव कहा जाता है। जबकि इसकी जीवन चक्र 1 घंटा में क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसका जीवन चक्र कितना घंटा का होता है, 1 घंटा में इसका लाइफ साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, जबकि माइकोप्लाज्मा में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो एलिमेंट्री बॉडी के थ्रू होता है। किसके कारण होता है भाई, एलिमेंट्री बॉडी। याद रखना, ये एलिमेंट्री बॉडी के कारण क्या होता है भाई, आपका माइकोप्लाज्मा में प्रजनन होता है। मतलब इसमें एलिमेंट्री बॉडी होता है, फिर इंटरमीडिएट सेल, दोनों मिलकर क्या बनाता है, लार्ज सेल। जैसे कि देखिएगा, ये हो गया आपका एलिमेंट्री बॉडी और ये हो गया आपका इंटरमीडिएट सेल। कौन होगा भाई, आपका इंटरमीडिएट सेल हुआ। जब ये दोनों मिला, एलिमेंट्री बॉडी इंटरमीडिएट सेल, तो कौन सेल बनाया, लार्ज सेल। और ये लार्ज सेल में धीरे से क्या होगा भाई, आपका फ्यूजन होगा। तो एक सेल से कितना बना दिया, फ्यूजन होने से 2 सेल बना दिया, और 2 सेल से क्या होता है, ये बहुत सारे सेल में क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पुनः किसका निर्माण करता है, ये एलिमेंट्री बॉडी का निर्माण करता है। अगर पूछा आपसे कि माइकोप्लाज्मा में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है, तो है आपका एलिमेंट्री बॉडी के कारण इसमें क्या होता है, आपका प्रजनन होता है। दूसरा बटन के भी द्वारा होता है, तीसरा फ्यूजन के द्वारा होता है, लेकिन सबसे बेस्ट कहा जाता है इसको एलिमेंट्री बॉडी के कारण क्या होता है, इसकी फ्यूजन होता है। अभी तक की इसकी 60 प्रजातियां ज्ञात हो चुका है। कीटों तथा पादपों पर ये क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि इधर देखिएगा, इसका साइज और शेप तो मैं पहले बता दिया, इसका साइज और शेप नहीं पाया जाता क्योंकि इस प्रकार की क्या होती है, इसकी संरचना होती है। देखिएगा, क्रीम मेम्ब्रेन होता है, ये डीएनए रहता है और ये क्या होता है, आपका आरएनए होता है। क्लियर, ये इस प्रकार की क्या होती है, इसकी संरचना होती है माइकोप्लाज्मा का। इसके साथ साथ इस प्रकार का भी संरचना होगा, ऐसा संरचना रहेगा, अंडे के भुंजी के समान संरचना रहता है। मतलब इसका कोई साइज और शेप नहीं होता, किसका, माइकोप्लाज्मा का। ठीक है, तो ये हुआ आपका माइकोप्लाज्मा। अब देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या करता है, ये रोग उत्पन्न करता है। नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है कि माइकोप्लाज्मा में कौन कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो माइकोप्लाज्मा में जो पादप रोग पैदा करता है, मतलब क्या करता है भाई, प्लांट में रोग उत्पन्न करेगा। तो प्लांट में अलग अलग प्रकार की क्या करता है, ये रोग उत्पन्न करता है। जैसे गन्ने का ग्रासी रोग, कौन सा करता है भाई, गन्ने का ग्रासी रोग उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ चंदन का स्पाइक रोग करता है। कौन सा करता है, चंदन का स्पाइक रोग करता है। क्लियर है, इसके साथ साथ इसे नींबू का हरित रोग पैदा करता है। क्या करता है भाई, नींबू का हरित रोग। कौन सा रोग करता है, नींबू में हरित रोग करता है। और ये क्या करता है, नींबू का ग्रीनिंग रोग भी करता है। क्या करता है भाई, नींबू का ग्रीनिंग रोग पैदा करता है। क्लियर है, और ये क्या करता है भाई, ये माइकोप्लाज्मा किसी भी पौधे को क्या करता है, ये पौधापन करता है। इस प्रकार से क्या करता है भाई, ये पौधों में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं ये मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करता है। इसमें रोग उत्पन्न करता है भाई, ये मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करता है। तो मनुष्य में क्या होता है, अलग अलग प्रकार का ये रोग उत्पन्न करता है। जैसे कहता है माइकोप्लाज्मा हेमिनिस, पहला कौन करता है भाई, आपका माइकोप्लाज्मा हेमिनिस। क्या करता है भाई, माइकोप्लाज्मा हेमिनिस करता है। ये जननांग में रोग पैदा करता है। किसमें करता है, ये जननांग मतलब रिप्रोडक्टिव अंग में करता है, जो स्ट्राइल बना देता है। मतलब ये कौन सा रोग पैदा करता है, ये वंध्यता पैदा करता है, स्ट्राइल प्रवृत्ति का बना देता है। और इसके साथ साथ ये श्वसन नाल में भी संक्रमण करता है। किसमें श्वसन करता है, श्वसन नाल में। जैसा भी कोरोना संक्रमण कर रहा है ना, उसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा करता है, जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा सेला इवेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सेला इवेरियम, सेला इवेरियम। ये श्वसन में क्या करता है, ये रोग उत्पन्न करता है, जिसको कहते हैं सेला इवेरियम। ये क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है।
ठीक है। ऐसा कौन सा माइकोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है जो श्वसन संबंधी क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। वो आपका सेलाइवेरियम करता है, जो श्वसन में क्या करता है, आपका रोग उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा ही क्या पैदा करता है, आपका निमोनिया उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये प्लांट में भी रोग पैदा करता है और एनिमल में भी क्या करता है, आपके ये रोग पैदा करता है। ये मनुष्यों में हो गया। अगला अगर हम बात करें जंतु की, मतलब कोई भी एनिमल का, तो एनिमल में भी क्या करता है, ये रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि मान लीजिएगा भेड़ बकरी में क्या करता है, आपका प्लूरोनिमोनिया रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई, भेड़ बकरी में प्लूरोनिमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ एगलौटिया भी, एगलौटी में क्या करता है भाई, एगलौटी बीमारी करता है। कौन सी बीमारी करेगा, एगलौटी बीमारी, जिसको कहते हैं एगलैक्टी रोग करता है। किसमें, भेड़ और बकरी में करता है। क्लियर हुआ। ये हुआ हमारा, कौन हुआ भाई, आपका माइकोप्लाज्मा हुआ। अगला देखते हैं आपका रिकेट्सिया। तो रिकेट्सिया आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए रिकेट्सिया को आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आज आप लोग इतना ही पढ़िए। ये हो गया आपका मोनेरा, क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। कल से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा भाई, प्रोटिस्टा, क्योंकि 5 किंगडम को पढ़ाना है। पहला पढ़ा दिया, मोनेरा खत्म हो गया। उसके बाद होता है प्रोटिस्टा होगा, फिर तीसरा फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमलिया होता है। तो मैं आप लोग को मोनेरा खत्म कर दिया। कल से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आपका प्रोटिस्टा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ओके दोस्त, थैंक यू।